सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु पपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे तो 70 में से 70 मार्क्स आएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में मार्क्स आते हैं तो 2 3 4 नंबर कम हो जाते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? जब आपको लगता है कि आपका एग्जाम 100% सही गया और फिर भी आपके नंबर ना मिले, तो कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन इसके पीछे है। और आज हम रात को 11:22 पे ये जो वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके ये 3 4 नंबर ना कटें। आपने इन गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना, जिसकी वजह से आपके फुल मार्क्स आ सकें और आपकी मेहनत बिल्कुल भी खराब ना जाए। सो आपका और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि पूरे 70 में से 70 आधा नंबर भी हमने कटना नहीं देना। और इसके लिए मैंने एक सिंपल कुछ स्ट्रेटजीज बनाई है। 20 स्ट्रेटजीज मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और 5 स्ट्रेटजीज के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मार्क्स कटने के चांस तो ना के बराबर हो जाता है। ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो बोर्ड्स के पेपर देने जा रहे हैं। और अगर आपको ठीक लगता है तो ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं चाहें तो। देखो, आपके पास जो ये बोर्ड का पेपर आता है कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का और 3 आवर्स का, ये सब जानते हैं। लेकिन इस एग्जाम शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उस 15 मिनट में बच्चा क्या करता है? कहता है मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं और मैं इसको टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी? हम स्टार्ट कैसे करें? ये पेपर स्टार्ट हो इससे पहले के 15 मिनट का ध्यान कैसे रखना है? उस 15 मिनट के अंदर आपको पता है कि यहां पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस आती हैं। आप उन चॉइसेस को देखो कि कौन सी चॉइस से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने। सेम जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, उन पे नजर मार लेनी है कि हमने ये वाला क्वेश्चन करना है और ये वाला छोड़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में चॉइस आती है। उस एक क्वेश्चन को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है प्रॉपरली। आप जब आप इन दोनों स्टेप को यहां पर कर चुके होते हो, उसके बाद प्रॉपर रीड कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन असर्शन रीजन के आपको लगता है कि रिलेट कर सकते हैं। तो हम स्ट्रेटजी शुरू करने वाले हैं, लेकिन स्ट्रेटजी शुरू होने से पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले सबसे जरूरी है उन 15 मिनट का यूटिलाइजेशन जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसमें आपने बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए इन 5 नंबर के उन क्वेश्चंस को चूज करना है जो आपने करने हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर पेपर लेंथी था, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर तो कभी जिंदगी में लेंथी आता ही नहीं। लेकिन बच्चे उसको कभी कभी लेंथी बना लेते हैं। 2 क्वेश्चन ऊपर वाले करे, उसके बाद देखा नीचे वाला मुझे आता है, ऊपर वाला नहीं आता, तो फिर उसको कट करके दूसरा क्वेश्चन करता है। ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी नहीं है, राइट? तो पहले आपको सबसे पहले 15 मिनट का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना है, सबसे पहला पॉइंट। अब आगे जो छोटे छोटे पॉइंट है उन सबको हम फोकस करते हुए चलते हैं। देखो, इसके लिए हमने प्रॉपरली आपके लिए एक शीट बनाई है ताकि कोई भी एक पॉइंट भी मिस ना हो जाए। देखो, सबसे पहली जो चीज यहां पर आती है वो फोकस हमने करना है एमसीक्यू। बेटा, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि सर हम आगे से स्टार्ट करें पेपर या पीछे से? वैसे केमिस्ट्री का पेपर तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं रीजन बताता हूं। देखो, मैथ्स के पेपर में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पहले सोल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन तो क्या होते हैं, आप देखते हो, मोस्टली क्वेश्चन 1 1 नंबर के होते हैं 5 वाले में, तो कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं मिलता। फिर भी अगर आप पीछे से स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा कोई बोले कि नंबर कटे, आपके नंबर कट सकते हैं इससे, तो ये सही नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉपर सेक्शन वाइज आपको लिखना जरूरी है कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो। सबसे जो पहली चीज है, अगर आप आगे से स्टार्ट करते हो एमसीक्यू पार्ट, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब मैं पेपर चेकिंग के लिए जाता हूं बोर्ड्स के अंदर, तो वहां पर भी क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ गंदी सी राइटिंग लिख देते हैं, समझ नहीं आता ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हम तरीका अपना सकते हैं। जो हमने ए बी सी लिखा है और साथ में क्या कर देंगे बेटा, उसका जो आंसर होगा ए बी सी का उसको भी नोट कर देंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि देखो सर हमारा तो टाइम खराब हो जाएगा। बेटा, कुछ टाइम खराब नहीं होगा। कई बार हम ए बी सी डी लिखते लिखते ना कुछ गलत आंसर लिखाते हैं। अब जब मैंने ए लिखा होगा और उसके बराबर का आंसर मैं लिख रहा हूँ, अगर बाय चांस मैंने गलत लिखा है तो मैं अपने आप सही कर लूंगा उसे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ए के साथ तो ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बारी आती है जो असर्शन रीजन की। कुछ लोग सजेस्ट ये करते हैं कि भाई आपको सिर्फ असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट वाला आंसर ए बी सी या डी लिख के आना है, लेकिन नहीं। आप यहां पर लिख सकते हो कि जैसा जो आंसर आएगा, सपोज करो आंसर है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट नॉट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। आप बी तो लिख सकते हो, साथ में अपनी स्टेटमेंट भी ये वाली रिपीट कर सकते हो। इसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटते हैं। बस इसका बेनिफिट इतना सा है कि जब आप वहां से देखकर लिख रहे होते हो तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट उससे बात जरूरी है वो है डिवाइड द टाइम प्रॉपरली। हमने क्या करना है बेटा, जब आपको 15 मिनट का टाइम दिया तो आप
अपने दिमाग में टाइम डिवाइड कर लो पहले से ही कि मैंने यहाँ से इतने एग्जाम को इतना टाइम इस सेक्शन को देना है। और उसका सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देना। अगर आपने टेस्ट दिए हैं अच्छे से तो आपको पता है कि आपको टाइम को कैसे डिवाइड करना है। अगर आप नहीं दिए हैं तो फिर प्रॉपर प्लान करके सोच करके आप एक टेस्ट दे दीजिए, या फिर हो सकता है अगर टेस्ट का टाइम आपके पास नहीं बचा है तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए कि आप कितने टाइम में क्या चीज़ अटेम्प्ट करेंगे। और केमिस्ट्री के पेपर में ऐसी कोई भागदड़ नहीं होती। जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है बेटा कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था, बिल्कुल एंड टाइम में पेपर कंप्लीट होता है, पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आपका एग्जाम हर हालत में आधे से पौने घंटे से पहले निमट जाएगा। आपके पास 45 मिनट का टाइम कम से कम बचा होगा एग्जाम खत्म करने के बाद, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर ही ऐसा होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पर डायग्राम। बेटा जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तो प्रॉपर लेबल्ड नहीं बनाते। बेटा जो भी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे हो तो सम टाइम बच्चे इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं लिखना भूल जाते हैं। बेटा इनको लिखने के बिना, अगर ये भूल चुके हो आप और आपने ग्राफ बना दिया, सपोज कर लेते हैं आप वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ बना रहे थे, आपने ग्राफ बना दिया, पता नहीं किसने किसके बीच में बनाया है। जब तक ये चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं होंगी, जैसे कि कंसंट्रेशन, जैसे कि कंडक्टिविटी, अगर ये मेंशन नहीं होगी तो इसका कोई यूज नहीं है, ये कुछ सेंस नहीं बनाता और इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप जल्दबाजी में ऐसा बनाकर चले जाते हो। सेम फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, सब ग्राफ के लिए ऐसा ही है, राइट। तो आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। और कुछ एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है बच्चों के अंदर, वो क्या देखी जाती है बताता हूं। देखो बच्चा जब न्यूमेरिकल करने लगता है तो एक बहुत ही शानदार सी बात वो करता है कि न्यूमेरिकल के अंदर सीधा डाटा पुट करता है। सपोज कर लो डेल्टा टीबी और केबी इनटू में एम, ये फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। तो बच्चा क्या करता है इसके अंदर, वॉशिंग मशीन 1000 वाली पुट कर देते हैं यहाँ पर। बच्चा क्या करता है, कई बार इस फॉर्मूला को मिस कर देता है, इस फॉर्मूला को लिखता ही नहीं और डायरेक्टली क्या करता है, केबी की वैल्यू पुट कर देता है, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देता है, एम की वैल्यू पुट कर देता है, इसकी वैल्यू पुट कर देता है। तो मैं आपको बता दूं ये मिनिमम फॉर्मूला जो है लिखने का आधा नंबर होता है। और इस बार क्या बोला है बोर्ड ने, जरा उसको सुन लेते हैं। इस बार बोर्ड बोलना चाह रहा है इसके मीडियम से कि भाई मार्किंग स्कीम हमने यहाँ से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखो उठा रहे हैं, देखो ये मार्किंग स्कीम उठाई है यहाँ से। अब देखो न्यूमेरिकल के अंदर बोर्ड क्या बोलना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखो। वो बोलना चाह रहा है कि जब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको और आप वैल्यू पुट कर रहे हो, वेट, हाँ जी, तो ये बोलना चाह रहा है देखो कि जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसका पुट करने का एक नंबर बोल रहा है। चलो मैं कहता हूं कि जो हम स्टार्टिंग से जो होता आ रहा है कि फॉर्मूला पुट करने का आधा नंबर होता है, चाहे आधा हो चाहे एक हो। अगर आपने फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली आपको नंबर मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए यहां पर फॉर्मूला आपको पुट करना जरूरी है और उसकी वैल्यू पुट करनी जरूरी है। फाइनल जो आंसर आ रहा है उसका हमारा कितना रिलेट आ रहा है, सिर्फ हाफ मार्क्स का। और हम यहां तक क्वेश्चन छोड़ के सोचते हैं कि हमारा तो पूरा न्यूमेरिकल ही गलत हो गया, नंबर ही नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर फाइनल आंसर आपका नहीं मिल रहा तो आधा या एक नंबर ही कटता है, इससे ज्यादा नहीं कटता। लेकिन गलती ये कर देते हैं कि जब हम यहां पर इसकी यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं तब हमें मार्क्स कट जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन और है कि आपको यूनिट लगाना नहीं भूलना है। यूनिट का खासकर आपको ध्यान रखना है कि आप यूनिट ना भूलें। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ये समझ लो कि आपने फॉर्मूला पुट नहीं करा, आधा नंबर कट जाएगा। आप वैल्यू पुट नहीं करोगे तो आधा नंबर वहां से गया। आपने आंसर निकाला पर यूनिट नहीं निकाला, यूनिट नहीं लिखा तो इसका भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पर बड़ी ही सावधानी से आपको इसको लिखना है कि कौन सी चीजें लिख रहे हो, उसके हिसाब से आपको यूनिट को ध्यान लेकर चलना है। तो कैलकुलेशन पे, यूनिट्स पे, फॉर्मूलाज पे, हमें इन सब पे अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमें अपने डायग्राम कैसे ड्रॉ करने चाहिए। बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, डायग्राम ड्रॉ करो पेंसिल से। पेंसिल से ड्रॉ करने का फायदा क्या होता है, इन एनी केस आपने जो डायग्राम गलत ड्रॉ कर दिया तो आपके पास चेंज करने का मौका है। आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन कर दो पेंसिल से। अब हो सकता है आपने कैलकुलेशन करी हो और अगल बगल से आपको थोड़ा पता लगा, थोड़ा अंदाजा हुआ कि नहीं मैं तो गलत कर रहा हूं, थोड़ा सा हिंट आ गया कि, या फिर तो मेरे दिमाग में सोचा नहीं मैंने तो गलत कर दिया। वहां पर आप करोगे तो कटिंग हो जाएगी, उस कटिंग से बचना है बेटा। आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसलिए जो न्यूमेरिकल पार्ट करते हो, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट है ही कितना, जो न्यूमेरिकल पार्ट आप करते हो वो पेंसिल से करो। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी चीज, यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं जब लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं आजकल देख ही रहा हूं रेगुलर में, बच्चे क्या करते हैं इतनी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, इतना सा स्पेस छोड़ते हैं। अरे भाई हमने कैलकुलेशन करनी है और हमारा फॉर्मूला है कितना सा, छोटा सा हमारा फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम। अरे भाई इसको यहां से उठाकर
यहाँ से उठाकर इसको यहाँ क्यों नहीं रख देते, ताकि तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के लिए अच्छी जगह हो। और ये कैलकुलेशन भी किससे करो, पेंसिल से करो ना, आपको बाद में टाइम पक्का होगा, आप वहाँ से क्रैक कर पाओगे। अगर नहीं भी मिला तो पेंसिल गलत थोड़ी है, पेंसिल भी सही है। तो ये हमने इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी मैक्सिमम कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, और होते भी मिनिमम सी है केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी बात आ जाती है कंपाउंड की नेमिंग। जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम नेम नहीं लिखते। देखो अगर आपको नेम नहीं आता बाय चांस कंपाउंड को तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो स्टार्टिंग करते हैं, सपोज कर लेते हैं हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट करी, आपने बिल्कुल आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन सोच लो। हमने यहां से रिएक्शन स्टार्ट करी, इसके अंदर 2Na डाला, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में डाला, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाला हमने, और क्या बना दिया इसने, ये बना दिया है इसने डाइफिनाइल बना दिया है, ठीक है, ये बना दिया सपोज कर लो। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन तो हमें पता है क्या है, और बाइफिनाइल हमें पता है क्या है, तो यहाँ लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर लिखो ना प्रॉपरली, सोडियम डाई ईथर, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, वो स्टार्टिंग और एंड तो आपको पता ही है ना कि क्या है, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग और एंड जरूर लिखो, इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इसको आपने फोकस करके चलना, इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना। और हाँ, कटिंग की बात करता हूँ मैं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ बेटा, ताकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं तो अच्छे से बात वो समझ पाओ आप। मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा बेटा, ताकि आप देख पाओ और इसे प्रॉपरली अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। कभी कभी जब हम कटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो हम कटिंग जब करते हैं तो कभी कभी ना ऐसे कटिंग कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैं पीछे हो रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, इनमें सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन सी चीज हो रही है, ये कटिंग ही तो हाईलाइट हो रही है। अब देखो ये भी कटिंग करी, और मैं कटिंग देखो ऐसे कर देता हूं, एक ये कटिंग करी मैंने, और ये एक कटिंग करी है मैंने ऐसे। मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन सी हो रही है, ये वाली। उसके नंबर पे कौन सी हाईलाइट हो रही है, ये वाली। सबसे कम हाईलाइट हो रही है ये वाली। तो आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कुछ नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ करनी है। ऊपर से नीचे की तरफ करोगे तब भी हाईलाइट ज्यादा होती है, वो भी हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि हमारी जो गलती है, ऑब्वियसली मैं अंडरलाइन करूंगा उन चीजों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, ताकि मेरा जो प्रॉपर आंसर है वो प्रॉपरली डिवाइड हो सके। मैं उनको अंडरलाइन करना चाहूंगा। मैं अपनी गलतियों को हाईलाइट क्यों करूं, जब गलतियों को हाईलाइट करोगे तो गलत चीजें हाईलाइट होंगी तो नंबर आपके कटेंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये थे हमारे कुछ 11-12 पॉइंट। इसके बाद आता है बेटा एमसीक्यू, असर्शन रीजन, पैराग्राफ। आपको क्या करना है बेटा, इन सब को करने से पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको लगता है जिन चैप्टर से पैराग्राफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसकी आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़कर चलो। स्पेसिफिकली हो सकता है कि बायोमोलिक्यूल, डी&एफ ब्लॉक या फिर केमिकल काइनेटिक्स, इनसे मिलने के चांसेस हैं। तो आप बायोमोलिक्यूल की कुछ क्वेश्चन हो गए, या फिर लगा लो कि डी&एफ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, इसको ढंग से पढ़ सकते हो। वैसे हमने जो पढ़ा है उसमें से ही पैराग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बाहर से आते हैं, बन जाते हैं वहां से क्वेश्चन। डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। सही, कई बार क्या करते हैं हम कि पेपर को ना ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन सबसे ऊपर कर देंगे, एक बिल्कुल शीट के बिल्कुल एंड में कर देंगे जाके, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब हम कंपाइल करते हैं आंसर को तो यहां पर लिखा होता है बेटा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके कितने मार्क्स दिए हमने, क्वेश्चन नंबर 25 से कितने मार्क्स दिए। अब आपने क्वेश्चन नंबर 25 का पहला पार्ट भी कर दिया बिल्कुल आगे, और दूसरा पार्ट कर दिया बिल्कुल पीछे। जब वो आंसर फिल करना स्टार्ट करेगा तो 25 में उसे दिखेगा ना बेटा। तो इस ओवर अटेम्प्ट का नुकसान है। अब तुम कहोगे सर नुकसान क्या है इसमें, एटलीस्ट कोई तो सही हो रहा है। मैं बताता रहा हूं, कोई सही नहीं हो रहा, सिर्फ पहले वाले के मार्क्स आपको मिलेंगे जो पहले आपने करा है। जो बाद में करा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप पहले में आपका 1 नंबर बनता था और 5, और इस बी वाले पार्ट में आपके 5 नंबर दें तो 5 नहीं मिलेंगे आपको। ये मिथ है कि 5 नंबर आपको मिल सकते हैं, जिसमें ज्यादा होंगे वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मिलेंगे बेटा जो आपने पहले अटेम्प्ट किया है। तो इस बात को जरा सावधानी से ही करना। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है, इस ओवर अटेम्प्ट से आपका टाइम जरूर खराब हो सकता है, इस टाइम को यूटिलाइज करना। अब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है, कई बार बच्चों को न्यूमेरिकल करते हुए नहीं होता, तो कोई बात नहीं, पेंसिल से आपने किया, आप तो बाद में चेंज भी कर सकते हो, टाइम बचेगा ही आपके पास। नेक्स्ट, इफ पॉसिबल राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, हमें पता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हमें क्वेश्चन को ना केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन के अंदर बेटा गिवन होता है कि कुछ कई बार पूछा जाता है कि इसको किसी चीज को स्टेट कर दो, यानी कि बता दो इसके बारे में। कुछ जगह पर लिखा होता है बेटा डेराइव। वैसे केमिस्ट्री के पेपर में डेराइव बड़ा कम आता है, कभी आता है ड्रो, यानी कि ड्रो द ग्राफ। कहीं आता है बेटा इसका अरेंजमेंट यानी कि किस ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, ये भी पढ़ना जरूरी है। बच्चा इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, उसको बड़ा सावधानी से आपने देखना है। सेकंड चीज, अगर ड्रो द ग्राफ बोला गया तो ग्राफ मैंने आपको बताया प्रॉपरली लेबल्ड बनाना है हमने। डेराइव करने के लिए बोला गया तो डेराइव प्रॉपरली करना। स्टेट करने के लिए बोला गया तो आपको बताना है इसका लो, जैसे कि स्टेट हेनरीज लो, इसने क्या स्टेटमेंट दी थी, सिर्फ आपने ये लिखना है। एक्सप्लेन करने की जरूरत यहां पर स्टेटमेंट को है, राइट, वो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे।
जितना पूछा जाए वही चीजें आपने बतानी है। अब यहां पर पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो वहां पर लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ना है कि प्रॉपरली किस बारे में बोला गया, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद पॉइंट एग्जाम्पल्स। अगर कोई आपने कोई चीज स्टेट करने के लिए बोली गई, सपोज कर लो को कोई नेगेटिव डेविएशन का केस बोल दिया कि ये बताना है, तो आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। उसकी मैंने ट्रिक की वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो से वैसे भी याद कर सकते हो, और बाकी भी आपको हर एक चीज के एक दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक दो एग्जाम्पल याद करना जरूरी क्यों है बेटा, अगर लिखोगे तो प्रॉपर इसकी अच्छी इमेज जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल का आधा नंबर होता है और आप एग्जाम्पल मिस कर देते हो, आपका आधा नंबर कट जाता है। इसलिए आप एग्जाम्पल मैक्सिमम याद रखें। नेक्स्ट है राइट द फिजिकल स्टेट। अगर कुछ जगह पर फिजिकल स्टेट की बारी आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, रिमेंबर द एग्जाम्पल, ये तो हमने कर लिया। डोंट राइट द थिंग विच आर नॉट आस्क्ड। कई बार क्या होता है कि हम फालतू की चीजें लिखते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश। बेटा मैं कह रहा हूं कि यहां पर वर्ड लिमिट तो नहीं है कि आप लिख सकते हो, लेकिन वो चेक कर रहा है टू द पॉइंट एक चीज को। सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन पूछा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आप कुछ भी लिखते रहो, कोई मतलब नहीं है उस बात से। जब तक आप इंटर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन नहीं करोगे, आपको नंबर नहीं मिल सकता। तो ये टेक्निकल पॉइंट लिखना जरूरी है एज कंपेयर टू किसी भी चीज के। नेक्स्ट आता है यहां पर टाइम इज लिमिटेड। जैसे कि हमारा टाइम लिमिटेड है तो फालतू चीजें ना करें। और 20 यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या है, यहां पर जाने से पहले एक वीडियो जरूर देखकर जाना। मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो शेयर करता हूं। हर एग्जाम में ऐसा होता है कि मैं केमिस्ट्री एग्जाम जब भी होगा या साइंस का एग्जाम कभी भी होता है तो मैं शेयर करता ही हूं। वो मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो डोंट फॉरगेट द वीडियो ऑफ हिमांशु सर एट द टाइम। मैं नाइट में वीडियो भेजता ही भेजता हूं। और जो कुछ कॉमन गलतियां हम करते हैं कि नया नया पढ़ते रहते हैं आखिरी दिन तक। बेटा आखिरी दिन तक नई चीजें नहीं पढ़नी। आपने इस वक्त जो पढ़ा है उन सबको मार्क करके रखा होगा, उसमें जो गलतियां निकली थी उन सबको हाईलाइट करके दोबारा उन्हीं को रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा नई चीजें बाद में नहीं उठानी, इससे आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे। और कई बच्चे तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से आधा घंटा पहले भी पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं भूल गया। तो उनकी गलती है ना बेटा। जो उन्होंने पढ़ा है पिछले 3 दिनों के अंदर उसको आखिरी दिन उन्होंने रिवाइज करना है। अगर वो आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो चीजें भूलेंगे। और कितनी बार रिवाइज कर सकते हो उस चीज को आप, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो ताकि वो चीजें पक्की हो जाए। तो नई चीज कोई भी आपने नहीं पढ़नी, पुरानी चीजों को ढंग से बिठाकर चलना है। और अगर केमिस्ट्री के पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं हर साल कितना हर बार नोट्स आ जाते हैं, तो नोट्स को ढंग से पढ़ लेना। उसमें से ही आधा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। आधा मैं कम बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 80% क्वेश्चन पेपर आपको नोट से ही मिल जाएगा अगर आप ढंग से करके जाओगे। बट क्योंकि इस बार थोड़ा सा एमसीक्यू आता है, थोड़ा सा यहां पर कम परसेंटेज हो जाती है। आप मान के चलो फिर भी 70% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो। तो आप और कुछ अगर आपको थोड़ा सा बहुत लगता है कि आप लो फील कर रहे हो तो कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, उसको ढंग से रिवाइज करना है। और डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आप आराम से 75 to 80% स्कोर तब भी कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। इन सब पॉइंट्स को एक बार लिख लेना और अच्छे से रिमाइंड कर लेना, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये सब पॉइंट जो हमने डिस्कस करे हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई पॉइंट पेंडिंग है। एनी हाउ, all the very best to you all and stay confident because जितने भी ड्रीम्स जो हैं कॉन्फिडेंस ने तोड़े हैं ना, इससे ज्यादा ड्रीम किसी ने भी नहीं तोड़े। एंड टाइम के अंदर होप लूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। जो चीजें आपने रिवाइज कर रखी हैं, जो पढ़ रखी हैं, उसको ढंग से रिवाइज कर लेना। और ये मेरी गारंटी है कि नोट्स में से काफी कुछ मिलने वाला है। ये बात मैं नहीं, सिर्फ आप भी आकर कहोगे जब एग्जाम देकर आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।